नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग यूपी SSSC लेखपाल एग्ज़ाम की ग्राम समाज और विकास विषय से संबंधित सीरीज को कवर कर रहे हैं। आज की इस सीरीज का यह चौथा भाग है, जिसमें हम सिलेबस के अनुसार अति संभावित प्रश्नों को विस्तार सहित कवर करेंगे। चूँकि पहले एग्ज़ाम 19 जून को होना था, अब यह लेखपाल का जो एग्ज़ाम है 24 जुलाई को होना है। इसकी डेट आगे बढ़ चुकी है, तो अभी भी आपके पास एक महीने से ज़्यादा समय है और इसकी तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में पंचायती राज का समर्थन किसने किया? आपको बता दें कि परीक्षा में पंचायती राज प्रणाली से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है और इस प्रकार के प्रश्न ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, संविधान सभा में पंचायती राज का जो समर्थन है वह श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात गांधीवादी विचारधारा अर्थात पंचायती राज का समर्थन केसी कुमारप्पा ने किया। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में पंचायती राज का समर्थन किसने किया, तो याद रखिएगा संविधान सभा में श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा समर्थन किया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है वह गांधीवादी विचारधारा यानी पंचायती राज का जो पुरजोर समर्थन है वह केसी कुमारप्पा ने किया। तो दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट है और इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और इसके अलावा यह भी बात याद रखिएगा कि भारत का प्रथम पंचायती राज मंत्री SK डे को बनाया गया था, या कह सकते हैं कि भारत का प्रथम पंचायती राज मंत्री SK डे थे। तो चलिए, ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं कि संविधान सभा में पंचायती राज का समर्थन श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांधीवादी विचारधारा अर्थात पंचायती राज का समर्थन केसी कुमारप्पा ने किया और भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री SK डे है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन तीनों को याद रखिएगा। देखिए, आपको बता दें, ग्रामीण समाज और विकास ऐसा टॉपिक है, ऐसा विषय है, अगर आप इसमें अच्छे नंबर ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लेखपाल की जो मेरिट बनेगी उसमें आपके आने की प्रबल संभावना होगी। तो कम से कम आपको ग्राम समाज और विकास में 25 में से 20 नंबर लाने ही हैं और इसके लिए आप ग्रामीण परिवेश से संबंधित वीडियो दी गई है, उनको देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य कितने ज़िलों में प्राप्त कर लिया है? तो एक योजना चलाई गई थी जल जीवन मिशन, और जिसके अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और हाल ही में 100 ज़िलों ने इसमें लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो 100 ज़िलों के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो अंतिम ज़िला अभी जिसने हाल ही में लक्ष्य प्राप्त किया उसके विषय में बता देते हैं आपको। यह लक्ष्य प्राप्त करने वाला 100वां ज़िला हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िला है। तो चंबा ज़िले के विषय में याद रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि वह 100वां ज़िला किस प्रदेश का है जिसने यह लक्ष्य प्राप्त किया है। तो हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िला है। दोनों बातें याद रखिएगा। और जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना का प्रारंभ वर्ष 2019 में हुआ। 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हर घर नल से जल योजना को हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस वर्ष तक रखा गया है। तो याद रखिएगा वर्ष 2024 तक। हालांकि यह भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है और उन्होंने ही 2024 तक हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक 100 ज़िलों ने इस लक्ष्य को हासिल करने में सफलता हासिल कर ली है। 100वां ज़िला दोबारा से बता देते हैं, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश का चंबा ज़िला है। चलिए, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 में स्नातक तक लड़कियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का नाम है यूपी मुफ्त शिक्षा योजना 2021। वर्ष 2021 की यह योजना है, यानी 2021 में इसे प्रारंभ किया गया। तो यहाँ से 2-3 प्रश्न और पूछे जाते हैं, उनके विषय में भी देख लेते हैं।
तो सर्वप्रथम तो यह याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 2021 को इसका जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसकी डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2021 महात्मा गांधी की जयंती उत्सव पर यह योजना प्रारंभ की गई। और इसमें जो स्नातक तक लड़कियां हैं उनको छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में अगर घर में 2 लड़कियां हैं तो 1 लड़की को ही लाभ मिलेगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से याद रखिएगा। कई बार 2-3 कथन प्रश्न के बारे में दे दिए होते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर चीज़ों को पूछ लिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात भी याद रखिएगा कि अगर घर में 2 लड़कियां हैं तो इस योजना का लाभ केवल 1 ही लड़की को मिलेगा। और क्या लाभ मिलना है इसमें? स्नातक की जो भी लड़कियां हैं स्नातक तक, उन लड़कियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। और इस योजना का प्रारंभ अक्टूबर 2021 में हुआ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह योजना चलाई गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, यहाँ कुल सभी योजनाओं से 5 से 6 प्रश्नों को परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और इसलिए हमने आज की वीडियो में योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को ज़्यादा रखा है। और यहाँ से प्रश्नों के प्रबल संभावना रहेगी कि यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिले। प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित जो योजनाएं हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, कृषि, इनसे संबंधित जो भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के विषय में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ज़रूर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक बात और भी कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूपी आसान किस्त योजना के अंतर्गत ग्रामीणों के लिए कितनी किस्तें रखी गई हैं? तो ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए अलग अलग किस्तें रखी गई हैं। और ग्रामीणों के लिए यहाँ पूछा गया है, तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इस आसान किस्त योजना के अंतर्गत 24 किस्तें रखी गई हैं। तो इसमें आपको बता दें कि यूपी आसान किस्त योजना क्या है, इसके अंतर्गत किस प्रकार से फ़ायदा मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में। 1 फरवरी 2020 से उपभोक्ताओं के बिजली का बकाया बिल आसान किस्तों में जमा करने को योजना का प्रारंभ किया गया है। जैसे मान के चलिए किसी के यहाँ बिजली का कलेक्शन है और वह काफ़ी समय से बिजली का बिल जमा नहीं कर पाया, उसका बिल इकट्ठा हो गया है और इसमें अगर उसे कुछ किस्तों के रूप में उसे जमा करना चाहता है, तो इसके लिए यूपी सरकार के द्वारा यूपी आसान किस्त योजना चलाई गई है, जिसमें बिजली के जो उपभोक्ता हैं जिनका बिल बकाया है वह आसान किस्तों में यानी 24 समान किस्तों में अपना बकाया बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। और अगर शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा है कि किसी का बिल बकाया है और वह भी किस्तों में जमा करना चाहता है, तो उसके लिए भी 12 किस्तों का प्रावधान रखा गया है। हालांकि यह 12 किस्तों का जो प्रावधान है 5 किलोवाट से नीचे के कनेक्शन पर ही उपलब्ध होगा। तो शहरी क्षेत्रों में जितने भी मकान हैं उनमें जो 5 किलोवाट से नीचे के जो कनेक्शन हैं उन पर अगर बकाया बिल होता है तो वे भी 12 किस्तों में अपना जो बकाया बिल है उसे जमा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा यूपी आसान किस्त योजना, इसके विषय में सभी बातें बता दी गई हैं और इसका प्रारंभ 1 फरवरी 2020 में हुआ, तो यह भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश में कृषि जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? तो जो भारत की प्रमुख जनगणना है वह तो 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है और जो देश की कृषि जनगणना है वह प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है। यह कृषि जनगणना कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा की जाती है। तो कई बार विभाग के द्वारा भी पूछ लिया जाता है कि किस विभाग के द्वारा यह जनगणना की जाती है, तो याद रखिएगा कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, इसके द्वारा यह कृषि जनगणना कराई जाती है। देश में पहली कृषि जनगणना 1970-71 में प्रारंभ हुई थी, जबकि विश्व की कृषि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। तो तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा कि देश की कृषि जनगणना 5 वर्षों में प्रत्येक 5 वर्षों में की जाती है।
देश की पहली कृषि जनगणना 1970-71 में प्रारंभ हुई और यह कृषि जनगणना कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कराई जाती है। और आपको बता दें, हाल ही में 2021 में भारत की जनगणना होने वाली थी 10 वर्ष पश्चात, परंतु कोविड महामारी के कारण यह पहली ऐसी जनगणना है जो अपने 10 वर्ष के अंतराल पर नहीं हो सकी। चूँकि अब 2022 में जनगणना कराने का कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है, परंतु देखते हैं 2022 में जनगणना संपन्न होती है कि नहीं होती है। इसके अलावा जो लेखपाल परीक्षा है, इसमें उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित प्रश्न भी 1 से 2 ज़रूर देखने को मिलेंगे। और परीक्षाओं से पहले हम एक स्पेशल उत्तर प्रदेश जनगणना की वीडियो आपको दे देंगे, जिसमें आपको सभी उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट देखने को मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। और हालांकि हम पिछली वीडियो में भी उत्तर प्रदेश की जनगणना को कवर करवा चुके हैं, जो चैनल पर बराबर बने हुए हैं उनको इस बात की जानकारी होगी। चलिए, जिन लोगों को जानकारी है वह कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर दें जो मैं पूछने वाला हूं कि 2001 की अपेक्षा 2011 में जो दशकीय वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, वह कितनी प्रतिशत की थी? तो यह जल्दी से कमेंट में आप जवाब दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में जनगणना किस मंत्रालय के अधीन कराई जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा, भारत में जो जनगणना है वह गृह मंत्रालय द्वारा कराई जाती है, यानी गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना कराई जाती है। भारत में जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। तो हालांकि जो भारत की जनगणना है वह रजिस्ट्रार जनरल है जो भारत के, और जनगणना आयुक्त यानी जिन्हें जनगणना कमिश्नर के रूप में जाना जाता है, इनके द्वारा यह जनगणना कराई जाती है, परंतु यह गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य होता है। और वर्तमान में जो जनगणना होनी थी 2021 वाली, वह समय पे हो नहीं पाई, हमने आपको पहले भी बताया। तो 2022 में उसका प्रोसेस चल रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में पाई जाती है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और गरीबी रेखा से नीचे की सर्वाधिक जनता भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो याद रखिएगा, गरीबी रेखा के नीचे की जो सर्वाधिक जनसंख्या है यानी लोग हैं, वे भी उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके विषय में याद रखिएगा। एक बार दोबारा से आपको बता देते हैं। अगर भारत में पूछा जाए कि किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है, तो इसका आंसर भी उत्तर प्रदेश होगा। और गरीबी रेखा से नीचे वास करने वाली जनता की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो दोनों महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। और आपको हमने बता ही दिया कि जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अधीन कराई जाती है, और जनगणना कराने का जो अधिकार है वह भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना का संचालन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इंदिरा आवास योजना का जो संचालन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो थोड़ा सा विभिन्न मंत्रालय है, याद रखिएगा, नहीं तो ज़्यादातर इसे आवास मंत्रालय ही समझ लेते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ही इंदिरा आवास योजना का संचालन किया गया, और इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है राजीव गांधी के समय में आई थी, और उस समय ही उन्होंने इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ किया था। वर्ष 1985 में इस योजना का प्रारंभ तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के द्वारा किया गया। हमने अभी आपको बताया, तो यह समय याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1985 में इंदिरा आवास योजना का प्रारंभ हुआ था। इस तरीके से पूछा जाए कि कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। और अगर पूछा जाता है तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। देखिए आगे और भी चीज़ें दी हुई हैं कि वर्तमान में वर्ष 2016 से इस योजना को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता पश्चात जो भी योजनाएं चलाई गईं
उनका समय समय पर विभिन्न सरकारों द्वारा नाम परिवर्तन किया गया है। क्या होता है यदि सरकार बदल जाती है और अगर पुरानी योजनाओं को कंटिन्यू रखना है तो वे नए नाम से उस योजना का प्रारंभ कर देते हैं और ऐसा सभी सरकारों में किया जाता है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है सभी विद्यार्थियों को, जिनको अनेक प्रकार की योजनाओं के विषय में याद करना होता है। अब मान के चलिए रोज़गार से संबंधित एक ही योजना है, पर अनेक सरकारों के कार्यकाल में उन रोज़गार की योजनाओं का नाम बदलता गया और हर सरकार के समय पर एक नई रोज़गार योजना का प्रारंभ हुआ। हालांकि सभी योजनाएं एक ही हैं, पर उनको अलग अलग नाम से चलाया गया, अलग अलग नाम से उनको दोबारा से प्रारंभ कर उनकी शुरुआत की गई। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास जो विषय है केवल इन्हीं योजनाओं से भरा पड़ा हुआ है और आपको इन सभी योजनाओं के विषय में पढ़ना है। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हींग किस जिले का प्रमुख उत्पाद है? बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की और इन सभी उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों को प्रत्येक किसी न किसी एक उत्पाद से जोड़ा गया है और प्रमुख ज़िले और उनके उत्पाद के विषय में आपको याद भी करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हींग जो है वह हाथरस ज़िले का प्रमुख उत्पाद है। हाथरस ज़िले की हींग जो है वह उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी किस्म की हींग है और हाथरस की हींग को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत शामिल किया गया है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना के विषय में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको भी देख लेते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना का प्रारंभ वर्ष 2018 में हुआ। वर्तमान में यह योजना उत्तर प्रदेश के कुल 75 ज़िलों में लागू हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के पूरे 75 ज़िलों को ही एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है और प्रत्येक ज़िले से किसी न किसी उत्पाद को इस योजना में शामिल किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस योजना के तहत अयोध्या और मुजफ्फरनगर के उत्पाद के रूप में गुड़ को शामिल किया गया है। तो जो मीठा गुड़ होता है उसे अयोध्या और मुजफ्फरनगर के लिए शामिल किया गया है एक उत्पाद एक योजना के अंतर्गत, यानी अयोध्या और मुजफ्फरनगर के गुड़ को इस योजना में शामिल किया गया है। इनके अलावा जैसे खेल के सामान के लिए मेरठ को चुना गया है, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद को, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर को, चिकनकारी के लिए लखनऊ को, बनारसी साड़ी के लिए बनारस को, अंबेडकर नगर को बस्तर के रूप में। तो ये सभी इस तरह के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जो ज़िलों के लिए फ़ेमस हैं। तो आपको 75 में कम से कम महत्वपूर्ण 50 ज़िले तो आपको याद करने ही है, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम को किस अनुसूची में रखा गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया है, यही पूछा गया है। तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची में इन्हें शामिल किया गया है, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम को। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 24 जनवरी 1951 में हुए। यानी कि इस अधिनियम को दिसंबर में तो संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया, परंतु राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर हैं वह 24 जनवरी 1951 में हुए। और इस अधिनियम में कुल 12 अध्याय एवं 7 अनुसूचियां हैं, तो इनके विषय में भी याद रखिएगा। भूमि व्यवस्था और जमींदारी उन्मूलन, इनसे संबंधित भी 2 से 3 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम जो है वह 1950 का अधिनियम है और 1951 में यह लागू हुआ, 1952 में लगभग। इस अधिनियम में कुल 12 अध्याय हैं और 7 अनुसूचियां हैं, यानी इस अधिनियम के खुद ही 12 अध्याय हैं और 7 अनुसूचियां भी शामिल हैं। ये अनुसूची संविधान वाली नहीं है, संविधान की 9वीं अनुसूची में से शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पूरी तरह से परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश ने ही इस ई पंचायत पुरस्कार को जीता है।
2021 में ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने जीता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके विषय में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर असम और छत्तीसगढ़ रहे हैं। तो संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर इस पुरस्कार को पाने वाले असम और छत्तीसगढ़ राज्य हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया यह पुरस्कार पंचायत के कार्यों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी सुविधाओं का बेहतर उपयोग करने के लिए दिया जाता है। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है और इस मंत्रालय द्वारा सभी पंचायतों का निरीक्षण किया जाता है। उनमें सर्वे किया जाता है कि किस राज्य की पंचायतों के द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग किया जा रहा है, उसी के ऊपर यह पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।